नमस्ते दोस्तों। आज हम फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से एक को मास्टर करने वाले हैं। तो अपनी नोटबुक्स और पेन तैयार रखिए क्योंकि हम हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। देखिए, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हों या जेई की, ये चैप्टर ये क्वेश्चंस का गोल्ड माइन है। हम इसे एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। एसीडीसी के फर्क से लेकर एलसीआर सर्किट्स और रेजोनेंस के मैजिक तक हर टॉपिक को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर करेंगे ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहला और सबसे नेचुरल सवाल यही आता है, हमारे घरों में जो करंट आता है जिससे फैन टीवी सब कुछ चलता है, वो डायरेक्ट करंट जैसा सीधा क्यों नहीं चलता? हम एसी क्यों यूज करते हैं जो अपनी डायरेक्शन लगातार बदलता रहता है? इसका जवाब दोस्तों एफिशिएंसी और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के एक ब्रिलियंट इंजीनियरिंग सोल्यूशन में छिपा है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है जो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है। सोचो, ये एक स्मूथ साइन वेव की तरह ऑसिलेट करता है। और ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, V = Vm sin ओमेगा t, ये इसी साइनोसॉइडल नेचर को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करती है। इसका सबसे बड़ा सुपर पावर पता है क्या है? इसके वोल्टेज को आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जिससे पावर को दूर दूर तक भेजने में एनर्जी लॉस बिल्कुल मिनिमम हो जाता है। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आरएमएस वैल्यू। यहां स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। जब हम कहते हैं कि घर में 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, तो वो एसी की पीक यानी मैक्सिमम वोल्टेज नहीं है। नहीं, वो है आरएमएस या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आप इसे इफेक्टिव वैल्यू भी कह सकते हैं। बेसिकली ये उस डीसी वोल्टेज के बराबर है जो सेम रेजिस्टर में सेम टाइम में उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा। तो सोचिए, अगर 220 V आरएमएस वैल्यू है तो पीक वैल्यू कितनी हुई? ये है 220 मल्टीप्लाइड बाय √2, जो लगभग 311 वोल्ट्स बनती है। सो हमेशा याद रखिएगा, पावर कैलकुलेशंस में हमेशा आरएमएस वैल्यू ही यूज होती है। अब देखो, हर कहानी में हीरोज होते हैं, राइट? और एसी सर्किट्स की कहानी में भी 3 ऐसे हीरोज हैं जो करंट के फ्लो को अलग अलग तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे सर्किट के इन 3 महान नायकों से, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। इन तीनों हीरोज की पर्सनालिटी ना एकदम अलग है। रेजिस्टर एक डिसिप्लिन फॉलोअर की तरह है, जहां वोल्टेज और करंट हमेशा हाथ में हाथ डालकर यानी इन फेज चलते हैं। इंडक्टर थोड़ा सा लेजी है, वो करंट को पीछे रोकता है, इसलिए इसमें करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। और कैपेसिटर वो एकदम एनर्जेटिक लीडर है, जहां करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे लीड करता है। चलिए अब एक एक करके इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे सिंपल हीरो रेजिस्टर। इसका काम है करंट के फ्लो को अपोज करना, यानी एक रुकावट डालना। एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट इसमें बेस्ट फ्रेंड्स की तरह बिहेव करते हैं, हमेशा इन फेज। इसका मतलब इनके बीच फेज डिफरेंस 0 होता है। जब वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू पर होता है तब करंट भी पीक पर होता है। अगर आप इनका फेजर डायग्राम देखें तो V और I के वेक्टर्स एक ही लाइन में एक साथ घूमते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे हीरो पर, इंडक्टर। ये बेसिकली एक वायर की कॉइल होती है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये करंट में होने वाले चेंज को अपोज करता है। इसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि ये कहता है, वोल्टेज आप आगे चलो, मैं आराम से आऊंगा। बस इसी वजह से एक प्योर इंडक्टर वाले सर्किट में करंट हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्रीज या π/2 पीछे रह जाता है। इसके अपोजिशन को हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस या XL, जिसका फॉर्मूला है ω/L। मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा रुकावट। सिंपल। और अब हमारा तीसरा हीरो कैपेसिटर। इसका काम है इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करना। और इसकी पर्सनालिटी इंडक्टर से एकदम उल्टी है। ये कहता है, करंट तुम आगे भागो, मैं पीछे पीछे आराम से वोल्टेज को लाता हूं। इसलिए एक प्योर कैपेसिटर वाले सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्रीज या π/2 आगे निकल जाता है। इसके ऑपोजिशन को कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस या XC, और इसका फॉर्मूला है 1/ωc। यहां रिलेशनशिप उल्टा है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी कम रुकावट। अब सोचिए क्या होगा जब ये तीनों हीरोज, द डिसिप्लिन रेजिस्टर, द लेजी इंडक्टर और द ईगर कैपेसिटर, एक ही टीम में यानी एक सीरीज सर्किट में एक साथ काम करते हैं। यही है सीरीज LCR सर्किट, और यहीं से कहानी सबसे जरूरी मोड़ लेती है, जो हमें एक कमाल के फिनोमिनन तक ले जाती है, जिसे कहते हैं रेजोनेंस। जब R, L और C एक साथ आते हैं तो उनके कंबाइंड ऑपोजिशन को एक नया नाम मिलता है, इम्पीडेंस, जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। पर यह कोई सिंपल R+L+C जैसा एडिशन नहीं है, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर का इफेक्ट एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट है। उनके रिएक्टेंस XL और XC एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होते हैं।
और इसका फॉर्मूला फेजर डायग्राम से पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आता है। Z इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर्ड प्लस XL माइनस XC स्क्वायर्ड। चलिए अब थोड़ा सस्पेंस बनाते हैं। एक तरफ इंडक्टर है जो करंट को पीछे खींच रहा है और दूसरी तरफ कैपेसिटर है जो करंट को आगे धकेल रहा है, एक टग ऑफ वॉर जैसा। सोच के देखो क्या होगा अगर एक ऐसी कंडीशन आ जाए जहां इन दोनों की ताकत, इनका ऑपोजिशन एकदम बराबर हो जाए, जब इंडक्टर का लैग कैपेसिटर के लीड को आपस में ही कैंसिल कर दे। और यही है दोस्तों इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की मैजिकल कंडीशन। ये उस स्पेशल फ्रीक्वेंसी पर होता है जब इंडक्टिव रिएक्टेंस XL कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC के ठीक बराबर हो जाता है। उस मोमेंट पर XL माइनस XC 0 हो जाता है। इसका मतलब सर्किट का टोटल इंपेडेंस Z अपनी सबसे मिनिमम वैल्यू पर आ जाता है, जो कि R के बराबर होती है। और ओम्स लॉ से हम जानते हैं जब ऑपोजिशन मिनिमम हो तो करंट क्या होगा? बिल्कुल सही, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर। यही है LCR सर्किट का असली सुपर पावर। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, जिसका फॉर्मूला है ओमेगा नॉट इक्वल्स 1/√LC, इंडक्टर और कैपेसिटर के इफेक्ट्स पूरी तरह से कैंसिल हो जाते हैं। सर्किट अचानक से ऐसा बिहेव करने लगता है जैसे उसमें सिर्फ एक रेजिस्टर ही लगा हो। अगर आप करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखें तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, करंट बढ़ता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर एक शार्प पीक बनाता है और फिर गिरने लगता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है रेडियो ट्यूनिंग। जब आप नॉब घुमाकर स्टेशन सेट करते हैं, आप एक्चुअली अपने रेडियो के सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को उस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहे होते हैं, ताकि उसका सिग्नल मैक्सिमम करंट के साथ रिसीव हो सके। चलिए, बहुत थ्योरी हो गई। अब इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी रियल डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करते हैं। ये फिजिक्स हमारे बिजली का बिल से लेकर इंडियन रेलवेज के इलेक्ट्रिक इंजन तक हर जगह काम आती है। लेट्स सी हाउ। एसी सर्किट में पावर कंजम्पशन सिर्फ वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करता। नहीं, एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे कहते हैं पावर फैक्टर या कॉस फाई। यहां फाई या फाई वोल्टेज और करंट के बीच का वही फेज एंगल है। पावर फैक्टर ये डिसाइड करता है कि टोटल सप्लाई की गई पावर में से कितनी पावर एक्चुअली काम कर रही है, यानी यूजफुल वर्क कर रही है। देखिए, एवरेज पावर का फॉर्मूला है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। अगर पावर फैक्टर 1 है, जैसा कि एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में होता है, तो सारी पावर एफिशिएंटली यूज हो रही है। लेकिन अगर इंडक्टर या कैपेसिटर के कारण फेज एंगल 90 डिग्री हो जाए तो कॉस 90 0 होता है और एवरेज पावर कंजम्पशन भी 0 हो जाता है। इसे वॉटलेस करंट कहते हैं। इसलिए पावर कंपनीज हमेशा चाहती हैं कि पावर फैक्टर 1 के करीब रहे, ताकि ट्रांसमिशन में एनर्जी वेस्ट ना हो। और हां, आपके घर का पावर फैक्टर जितना खराब होगा, बिजली का बिल उतना ही ज्यादा आ सकता है। अब बात करते हैं उस डिवाइस की जिसकी वजह से एसी ने डीसी पर वॉर ऑफ करंट्स जीता था, द ट्रांसफॉर्मर। ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिंपल प्रिंसिपल पर काम करता है। स्टेप 1, हम प्राइमरी कॉइल पर एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं। स्टेप 2, एसी होने के कारण ये करंट एक कॉन्स्टेंटली बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो आयरन कोर से गुजरता है। एंड स्टेप 3, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक होता है और उसमें एक नया एसी वोल्टेज इंड्यूस कर देता है। इट्स सिंपल लेकिन बहुत बहुत पावरफुल। ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं। पहला, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा होते हैं। ये वोल्टेज को बहुत बढ़ा देता है लेकिन करंट को कम कर देता है। इसे पावर प्लांट्स पर यूज करते हैं ताकि हाई वोल्टेज पर पावर को कम लॉस के साथ दूर तक भेजा जा सके। दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसमें सेकेंडरी टर्न्स कम होते हैं। ये वोल्टेज को कम करता है और करंट को बढ़ा देता है। आपके मोबाइल चार्जर से लेकर आपकी गली में पोल पर लगा ट्रांसफार्मर, ये सब इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। ओके, टाइम फॉर अ सुपर क्विक रिवीजन राइट बिफोर द एग्जाम। इस स्लाइड पर है इस चैप्टर के 5 सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला, एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस, रेजोनेंस की गोल्डन कंडीशन, पावर फैक्टर जो कि आर और जेड का रेशियो होता है, और ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ये पांचों फॉर्मूलाज आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। और अब एक आखिरी सवाल आपके लिए। हमने सीखा कि रेजोनेंस पर करंट मैक्सिमम हो जाता है, जो काफी डेंजरस हो सकता है। तो सोचिए, हमारे घरों में लगे सर्किट ब्रेकर्स या एमसीबीज हमें ऐसी हाई करंट सिचुएशन से कैसे बचाते हैं? उनका वर्किंग प्रिंसिपल इन कॉन्सेप्ट से कैसे रिलेटेड है? इस पर सोचिए और अपने आइडियाज कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। तो ये था हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट पर एक डिटेल्ड सेशन। उम्मीद है आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अब क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यह सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे आने वाले हेल्पफुल सेशंस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले सेशन में। कीप लर्निंग।